हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो TY BCom का बैंकिंग का एक टॉपिक है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर से हमारी शुरुआत की थी, जिसमें मैंने रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वीडियो अपलोड किया है और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपका वो वीडियो मिस आउट हो गया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या क्या है दोस्तों? दो टाइप की बैंक रहती है, एक हम लोग की मेन बैंक रहती है जो है RBI, और दूसरी हमारी कमर्शियल बैंक रहती है जिसमें बाकी सारे बैंक्स आते हैं, जैसे कि SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई भी बैंक, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो गई, कमर्शियल बैंक। तो उनके फंक्शंस क्या है आज हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे। कुछ हम लोग के गिन चुन के यहाँ पे 7 फंक्शंस दिए हुए हैं, हम देखते हैं उसमें दिया क्या है। सबसे पहले दोस्तों दिया हुआ है टू रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। बैंक जो है वो हम लोग के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हमको हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे इंक्रीज़ कर रहा है, पैसे की ग्रोथ करवा रहा है। वो एक हाथ से ले रहा है तो दूसरे हाथ से दे भी रहा है, प्लस वो इंडिया के बारे में अच्छा खासा डेवलपमेंट लेके आ रहा है, पैसे कंट्री के अंदर लेके आ रहा है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो बैंक सबसे पहला फंक्शन क्या करती है, जो लोगों के पास पैसे रहते, जो सेव करना चाहते, वो पैसे वो अपने पास से खींच के लेके आती है। अब वो कैसे लेके आती है दोस्तों? खींच के मैंने वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सेव करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अगर वो पैसा हम लोग हमारे घर के अंदर रखेंगे तो क्या वो डबल या कुछ भी उसके ऊपर अमाउंट मिलेगा हम लोग को? बिल्कुल नहीं, है ना। तो बैंक क्या करती है, बैंक उसको अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट देती है। जब भी हम अपना कुछ एडिशनल पैसा बचा के रखते हैं और वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसका साल का इंटरेस्ट हम लोग को दिया जाता है। कितना भी अमाउंट हो, 500 रुपये ही क्यों ना, उसका इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट के लिए भी अपना जो एडिशनल अमाउंट है वो सेव करते हैं बैंक के साथ। अब ये हो गया सेविंग के बाद। बैंक इसके अलावा भी डिपॉजिटर को बहुत सारे नए नए तरीके वहाँ पे लेके आ रही है जो डिपॉजिटर के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि चीप एंड रेमिटेंस फैसिलिटी। सस्ते में हम लोग रेमिटेंस कर सकते हैं। रेमिटेंस का मतलब आप सभी को पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बैंक ड्राफ्ट हम लोग को लेके आए, चेक फैसिलिटी लेके आए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है आज के टाइम पे बहुत हेल्पफुल है। आज सब कुछ जो है वो बैंक से ही काम हो रहा है और इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आज क्या करने लगे, सेविंग करने लगे, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट की बात आई तो हम लोग के 3 टाइप के डिपॉजिट रहते हैं। एक हमारा रहता है डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम लोग करंट डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा रहता है फिक्स डिपॉजिट, तीसरा जिसका दूसरा नाम जो है वो टाइम डिपॉजिट हो गया, और तीसरा हम लोग का हो गया सेविंग डिपॉजिट। और इसको आप डिपॉजिट ना सोच के आप ऐसा भी बोल सकते हो, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये आपके लिए थोड़ा इजी टर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने ये सुना है ना। तो सबसे पहले हम डिमांड डिपॉजिट के लिए जाएंगे, यानी करंट अकाउंट के लिए जाएंगे। करंट अकाउंट के लिए आपने सुना ही होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा आपने कि करंट अकाउंट जो है मोस्ट प्रोबेबली कौन इस्तेमाल करता है, बिजनेसमैन। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट रहता है जिसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, दिन में 3-4 बार और ट्रांजैक्शन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसमें अकाउंट में पैसे कभी भी फिक्स नहीं रहते, स्टक नहीं रहते। आज पैसे आए तो कल तुरंत निकल जा सकते। इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं बचते, या तो इंटरेस्ट अगर कोई बैंक देती भी है तो बहुत कम अमाउंट की इंटरेस्ट देती है, ठीक है। सेकंड हम लोग का हो गया फिक्स डिपॉजिट, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला, टाइम डिपॉजिट, यानी फिक्स अकाउंट। फिक्स अकाउंट आप सभी को पता है क्या होता है कि अगर एक कोई भी अमाउंट हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं तो उसको कुछ फिक्स टर्म के लिए रखना पड़ता है, और फिक्स टर्म के बाद हम लोग को वो पैसे, ये जो भी चीज़ हमने फिक्स रखी है वो हम लोग को मिल जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो टाइम रहता है वो टाइम के हिसाब से हम लोग को इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अब टाइम गैप कितने का रहता है, तो कोई 3 मंथ के लिए भी अपना अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करके रखता है, कोई 6 मंथ के लिए भी रखता है, कोई साल के लिए भी रखता है। जितने टाइम के लिए आप रखोगे उतना आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने का 7% पर एनम है, और अगर साल के लिए हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8% पर एनम, ठीक है, जो रेट आज भी चल रहा है। फिर हम लोग का थर्ड डिपॉजिट कौन सा है दोस्तों, सेविंग डिपॉजिट। अभी ये सब चीज़ें तो सेविंग अकाउंट आपको बहुत पता है, एकदम इजीली अगर हम बोल सकते हैं तो
7th 8th के बच्चों को भी अगर सेविंग अकाउंट के बारे में पूछोगे तो उनको पता रहेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गया है जब से हम यूपीआई चालू किए, स्कैन कोड चालू किए, है ना। तो इसका मतलब जब बैंक में पैसे होंगे तभी तो आप यूपीआई वगैरह यूज़ करोगे, है ना। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट के बारे में यही दिया है कि सेविंग अकाउंट जो रहता है वो लोगों को सेव करने के लिए एनकरेज करता है और इससे सेविंग करने की एनकरेजमेंट से उनको आदत हो जाती है कि हम थोड़ा पैसा जो है अपने लिए साइड में सेव करें। अब सेविंग अकाउंट का ये रहता है कि उन लोग कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते, कोई भी टाइम पे। आज अगर डिपॉजिट किया, अगर कल विड्रॉ करना चाहते तो वो तुरंत विड्रॉ कर सकते, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं रहती। लेकिन हाँ, कितने टाइम विड्रॉ करना है इनकी टाइम लिमिट सेट है। फॉर एग्जांपल महीने का आप सिर्फ 3 बार विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब सेविंग अकाउंट के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो मिनिमम है, जो कि हमारा कितना है 4%, जो आज भी चल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट का कुछ 3 हम लोग के सब पॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड हम लोग का दिया हुआ है टू मेक लोन एंड एडवांस। दोस्तों बैंक क्या करती है, एक हाथ से पैसे ले रही है तो उनको ये पता है कि जितना सेविंग आया सबका सब डिपॉजिट जो है वो बाहर नहीं जाएगा। यानी जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो पैसे तो मांगेंगे, कभी ना कभी तो वो मांगने ही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब एक ही टाइम पे मांग रहे हैं, या ऐसा नहीं होगा कि बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे। तो वो क्या करती है, वो कुछ पर्सन जो है वो रिजर्व में निकाल के रखती है। जितना भी सेविंग आता है उसका समझो 10% 20% जो बैंक्स फिक्स करना चाहती है वो कुछ पर्सन वो रिजर्व में निकालती है, और बाकी का जो पैसा है वो किसके लिए वो देती है, लोन एंड एडवांस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक के पास सेविंग के रूप में 10,000 आया, 10% उन्होंने कैश रिजर्व रखा, यानी 1,000 उन्होंने साइड में रखा कि कोई भी पैसा मांगने आए तो उनको दे दिया जाए, ठीक है। तो बाकी का 90% यानी 9,000 जो है वो बैंक के पास है। अब बैंक को 9,000 से क्या करेगी, तो जिसको लोन की ज़रूरत होगी उनको लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब दोस्तों इसका सेकंड फंक्शन है बैंक का कि लोन किस तरीके से दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा अपना लोन लेना चाहता है तो उसको सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि उसके अगेंस्ट में उसको कुछ गिरवी रखना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि गोल्ड हो गया, फिर स्टॉक एंड शेयर्स हो गए, फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्रीमिसेस, कुछ भी जो उसके पास हो अवेलेबल, वो उसको गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में पैसे लेते हैं। तो ये हम लोग का सबसे पहला सरफेस हो गया लोन का, ठीक है। सेकंड हम लोग का, अगर कोई बैंक लोन की फैसिलिटी देना चाहता है तो बिल, डिस्काउंटेड बिल के साथ भी दे सकता है या कमर्शियल पेपर के साथ भी दे सकता है। इसमें बैंक अपना जो अमाउंट रहता है वो एडवांस पर डिडक्ट करके ले लेती है, ठीक है। और थर्ड, बैंक जो है लोन ग्रांट करती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू भी। दोस्तों ओवरड्राफ्ट यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कस्टमर के अकाउंट में कम अमाउंट हो लेकिन उसको ज़्यादा पैसे देने हैं तो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको 25,000 देने हैं थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 है, तो बैंक उसको 5,000 जो है वो ओवरड्राफ्ट के रूप में देगी, लेकिन वो 5,000 उसको तुरंत बैंक को रिटर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो किसको दी जाती है दोस्तों, करंट होल्डर को, क्योंकि वो बिजनेस पर्सन रहते हैं और उनके पैसे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं अलाउ रहती, ठीक है। फिर डी हम लोग को दिया हुआ है लोन्स आर ऑल्सो एडवांस बाय क्रिएटिंग डिपॉजिट। लोन्स जो है वो डिपॉजिट क्रिएट करके भी बनाया जाता है। अब दोस्तों देखो, इसको अच्छे से समझना, इसका एक सिस्टम है। अगर कोई भी पर्सन अपना लोन लेना चाहता है, लोन लेने के लिए वो बैंक के पास जाएगा, तो बैंक क्या करेगी, उस पर्सन के नाम पे एक नया अकाउंट वहाँ पे ओपन करेगी, ठीक है। वो अकाउंट ओपन होने के बाद जब उसका लोन वेरीफाई हो जाएगा और उसको लोन की अमाउंट देने का काम आएगा, तो लोन जो है वो कस्टमर के हाथ में पैसों के रूप में नहीं दिया जाता। लोन की जितनी भी अमाउंट रहती है वो उसको पैसों के रूप में नहीं दी जाती है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, तो जो डिपॉजिट के लिए अकाउंट बनाया गया है उस अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी कस्टमर को जिस टाइम पे वो अमाउंट थर्ड पर्सन को देना है तो वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकता है या डायरेक्टली वो एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिएटिंग डिपॉजिट। अब यहाँ पे सेम बैंक रहेगी तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मतलब SBI से लोन लिया और SBI की पार्टी को लोन दिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन
अगर एसबीआई से लोन दिया है और किसी थर्ड बैंक को हमने पैसे रिटर्न किए हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्लियरिंग हाउसेस के लिए चेक देना पड़ेगा। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, तो यहाँ से जो भी चेक आता है उसको क्लियर करके थर्ड पार्टी के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन्स प्रोवाइडेड बाय क्रिएटिंग डिपॉजिट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का थर्ड पॉइंट हो गया है टू मेक इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों बैंक क्या करते हैं, पहले तो उन्होंने पैसे सेविंग। अब दोस्तों इसका सेकंड फंक्शन है बैंक का कि लोन किस तरीके से दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा अपना लोन लेना चाहता है तो उसको सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि उसके अगेंस्ट में उसको कुछ गिरवी रखना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि गोल्ड हो गया, फिर स्टॉक एंड शेयर्स हो गए, फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्रीमिसेस, कुछ भी जो उसके पास हो अवेलेबल, वो उसको गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में पैसे लेते हैं। तो ये हम लोग का सबसे पहला सरफेस हो गया लोन का। ठीक है, सेकंड हम लोग का, अगर कोई बैंक लोन की फैसिलिटी देना चाहता है तो बिल, डिस्काउंटेड बिल के साथ भी दे सकता है या कमर्शियल पेपर के साथ भी दे सकता है। इसमें बैंक अपना जो अमाउंट रहता है वो एडवांस पर डिडक्ट करके ले लेती है। ठीक है, और थर्ड, बैंक जो है लोन ग्रांट करती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू भी। दोस्तों ओवरड्राफ्ट यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कस्टमर के अकाउंट में कम अमाउंट हो लेकिन उसको ज़्यादा पैसे देने हैं तो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको 25,000 देने हैं थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 है, तो बैंक उसको 5,000 जो है वो ओवरड्राफ्ट के रूप में देगी, लेकिन वो 5,000 उसको तुरंत बैंक को रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो किसको दी जाती है दोस्तों, करंट होल्डर को, क्योंकि वो बिजनेस पर्सन रहते हैं और उनके पैसे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं अलाउ रहती। ठीक है, फिर डी हम लोग को दिया हुआ है, लोन्स आर ऑल्सो एडवांस बाय क्रिएटिंग डिपॉजिट। लोन्स जो है वो डिपॉजिट क्रिएट करके भी बनाया जाता है। अब दोस्तों देखो, इसको अच्छे से समझना, इसका एक सिस्टम है। अगर कोई भी पर्सन अपना लोन लेना चाहता है, लोन लेने के लिए वो बैंक के पास जाएगा, तो बैंक क्या करेगी, उस पर्सन के नाम पे एक नया अकाउंट वहाँ पे ओपन करेगी। ठीक है, वो अकाउंट ओपन होने के बाद जब उसका लोन वेरीफाई हो जाएगा और उसको लोन के अमाउंट देने का काम आएगा, तो लोन जो है वो कस्टमर के हाथ में पैसों के रूप में नहीं दिया जाता। लोन की जितनी भी अमाउंट रहती है वो उसको पैसों के रूप में नहीं दी जाती है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, तो जो डिपॉजिट के लिए अकाउंट बनाया गया है उस अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी कस्टमर को जिस टाइम पे वो अमाउंट थर्ड पर्सन को देना है तो वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकता है या डायरेक्टली वो एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिएटिंग डिपॉजिट। अब यहाँ पे सेम बैंक रहेगी तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मतलब एसबीआई से लोन लिया और एसबीआई की पार्टी को लोन दिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर एसबीआई से लोन दिया है और किसी थर्ड बैंक को हमने पैसे रिटर्न किए हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्लियरिंग हाउसेस के लिए चेक देना पड़ेगा। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, तो यहाँ से जो भी चेक आता है उसको क्लियर करके थर्ड पार्टी के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन्स प्रोवाइडेड बाय क्रिएटिंग डिपॉजिट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का थर्ड पॉइंट हो गया है टू मेक इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों बैंक क्या करती है, पहले तो उन्होंने पैसे सेविंग से लिए, दूसरा जिसको लोन की ज़रूरत होती है वो लोन के पैसे देते हैं, तीसरा अब पूरा का पूरा पैसा तो वो लोन में भी नहीं लगाएगी, वो अपने बारे में भी सोचेगी, तो वो क्या करेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी। ये आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गया है। क्यों, क्योंकि बैंक जो है वो क्या कर रही है, अपना कुछ भी पैसा, समझो 20% और 20%, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में लगाती है। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, तो दोस्तों किसी कंपनी का शेयर खरीदना हो, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदना हो, तो उसमें पैसे कौन लगाएगी, बैंक लगाएगी। इससे बैंक को क्या फ़ायदा होगा, तो फ्यूचर में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो एडिशनल अमाउंट किसके पास आएंगे, बैंक के पास ही आएंगे, है ना। यानी बैठे बैठे भी वो पैसे कमा रही है। और इन्वेस्टमेंट की वजह से जो कंपनी है उनको भी क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि अगर शेयर होल्डर चाहिए तो पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो शेयर जो है वो पैसे कहाँ से लेंगे, बैंक के पास से। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है टू प्रोवाइड अ चीप एंड कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बैंक जो है आज के टाइम पे सबसे सस्ते में सब कुछ एक्सचेंज प्रोवाइड कर रही है। जब भी हम कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आज बैंक
बैंक से बहुत ही ईजिली हो गया। इवन हम लोग बैंक टू बैंक डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं, मोबाइल से भी आजकल हम लोग यूपीआई द्वारा अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। हम लोग को यहाँ पे कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते, कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। और यही सिस्टम अगर ट्रेडिशनल में हम सोचेंगे तो वहाँ पे हम लोग को चार्जेस पे करने पड़ते थे। हम अगर ट्रांसफ़र भी करना चाहे तो तुरंत ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, 2-3 दिन तो ट्रांसफ़र के लिए लग जाते थे, प्लस उनका जो भी कमीशन रहता था वो हम लोग को देना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ भी जो है बैंक ने बहुत ईजी कर दी है। अगर हम बैंक में जाके ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो हम घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। अब दोस्तों यहाँ तक हम लोग ने फंक्शन जो पढ़े वो हम लोग के इंडिया के अंदर ही होते हैं, जिससे हम लोग का डेवलपमेंट होता है। अब एक जो सबसे बड़ा हुकुम का इक्का यहाँ पे बोला जाता है वो क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग की बैंक जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी पैसे लगा रही है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे कि कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया किसी शेयर में, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन का विड्रॉ किया है, फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन जो है बाहर घूमने जाता है तो उनके लिए उन्होंने अलग सर्विस भी प्रोवाइड की है, जैसे कि हम लोग का ट्रैवलर्स चेक हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, बाहर के देश का कंट्री का जो भी वैल्यू रहेगा, डॉलर वगैरह कुछ भी, वो हमारी कंट्री में आएगा, ओके। फिर सिक्स्थ पॉइंट दोस्तों दिया हुआ है टू प्रोवाइड एजेंसी सर्विस। अब बैंक ये सारे काम तो करते ही करते, ये फाइनेंशियल काम हो गए जो रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन इसके अलावा बैंक बाकी एजेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि किसी पर्सन का शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर कुछ भी खरीदना हो तो वो खरीद के देगी। किसी का रेंट पे करना हो टाइम टू टाइम और आपने वो बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है तो बैंक वो भी काम करके देगी। किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना हो और आपने वो भी बता के रखा हो तो बैंक वो भी कर देगी। प्रीमियम की अमाउंट देनी हो तो वो भी बैंक के द्वारा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एजेंसी सर्विस, यानी बैंक हमारे लिए एजेंट का काम करती है, ठीक है। लास्ट दिया हुआ है टू प्रोवाइड मिसकिलनेस सर्विस। बैंक इसके अलावा बाकी सारी छोटी मोटी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंक लॉकर की सर्विस का प्रोवाइड करती है। लॉकर से क्या होता है, तो हम अपनी जो भी वैल्यूएबल वस्तु रहती है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड वगैरह की वस्तु, वो घर में रखना रिस्की हो जाता है। इसकी वजह से हम इसको कहाँ पे रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं। बैंक हम लोग को लॉकर प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर नंबर पे, और जब भी हम चाहे तो हम वो लॉकर को ओपन करके देख सकते हैं, हमारी वैल्यूएबल असेट्स को भी देख सकते हैं। जब रिक्वायरमेंट हो, हमको निकालना हो तो हम तभी निकाल भी सकते। इसके अलावा बैंक चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, जिससे आजकल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत इजी हो गया है। और इसके अलावा बैंक मनी मार्केट के अंदर भी ध्यान देती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो गए, बैंक के कुछ फंक्शंस जो आपको अभी लिखने हैं। दोस्तों एक बार हमारा वीडियो सुनने के बाद एक बार आपका टेक्स्ट बुक भी ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको आंसर लिखने में काफ़ी इजी होगा। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।